हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है इस क्लास में, जिसमें हम लोग होम गार्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अगर क्लास आप लोगों को पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, जिला योजना समिति की संरचना निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो इसका सही जवाब है राज्य की विधायिका। जिला योजना समिति की संरचना राज्य की विधायिका के द्वारा निर्धारित की जाती है। जिला योजना समिति की संरचना राज्य विधायिका द्वारा निर्धारित की जाती है और पंचायतों तथा नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की जाने वाली योजनाओं को समेकित करने और पूरे जिले की विकास योजना की रूपरेखा तैयार करने के लिए सरकार देश के सभी जिलों में एक जिला योजना समिति का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के प्रमुख सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? तो इसका सही जवाब है राज्य के राज्यपाल। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति राज्य के राज्यपाल के पास है। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति राज्य के राज्यपाल के पास होती है। धारा 17 के उप धारा 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को राज्यपाल के आदेश द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उसके पद से तभी हटाया जाएगा जब उच्चतम न्यायालय में राज्यपाल द्वारा उसके किए गए निर्देश पर जांच के पश्चात यह रिपोर्ट दे दी हो कि तथास्थिति राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को उस आधार पर हटा दिया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधायिका द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने का अधिकार किसके पास है? तो इसका सही जवाब है राज्य के राज्यपाल। राज्य विधायिका द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने का अधिकार राज्य के राज्यपाल के पास होता है। राज्य विधायिका द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने का अधिकार राज्य के राज्यपाल के पास होता है और अनुच्छेद 201 के तहत जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख लिया जाता है तब राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या रोक लेता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंतर राज्य परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही जवाब है भारत के प्रधानमंत्री। भारत में अंतर राज्य परिषद के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में अंतर राज्य परिषद का उपबंध किया गया है और इसके तहत राष्ट्रपति लोकहित में राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों की जांच करने और इन पर सलाह देने और राज्यों व राज्य और संघ के सामान्य हित के विषय में अन्वेषण और उन पर विचार विमर्श करने और इन विषयों पर समन्वय की सिफारिश करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन कर सकता है। अंतर्राज्य परिषद एक संवैधानिक निकाय है। इसे सहकारी संघवाद की अभिव्यक्ति भी कहा जाता है और इसका पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री व सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री तथा संघीय कैबिनेट के प्रमुख मंत्री होते हैं और अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रीय विकास परिषद तथा सरकारिया आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1990 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसी भी राज्य के राज्यपाल पद पर नियुक्त सर्वप्रथम महिला कौन थी? तो इसका सही जवाब है सरोजिनी नायडू। भारत में किसी भी राज्य के राज्यपाल पद पर नियुक्त सर्वप्रथम महिला सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को आंध्र प्रदेश राज्य के हैदराबाद में हुआ था और सरोजिनी नायडू भारत की स्वतंत्र प्राप्ति के बाद उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी और सरोजिनी नायडू राज्यपाल पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला थी और इनकी मृत्यु इलाहाबाद में 2 मार्च 1949 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल पद पर रहते हुए हुई, जबकि उत्तर प्रदेश की पहली तथा भारत में किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थीं। अगला क्वेश्चन है,
इनमें से कौन विधान परिषद की ताकत के विषय में सही है? तो इसका सही जवाब है ए और बी दोनों। विधान परिषद की ताकत के विषय में विधान परिषद की कुल संख्या विधानसभा के सदस्य की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए और द्विपक्षीय परिषद की कुल संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषद के गठन की व्यवस्था की गई है और विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है और विधान परिषद भारत में 6 राज्यों में है और संविधान के अनुच्छेद 171 के तहत किसी राज्य की विधान परिषद में राज्य विधानसभा की कुल संख्या के 1/3 से अधिक और 40 से कम सदस्य नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है, राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? तो इसका सही जवाब है संसद। राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार संसद के पास होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में उल्लिखित किया गया है कि विधान परिषद के सृजन का अधिकार संसद को दिया गया है तथा इसके विघटन का अधिकार भी संसद के पास है। यदि किसी राज्य की विधानसभा अपनी कुल संख्या के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इस संबंध में प्रस्ताव पारित करे। अगला क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपाल विधान परिषद में कुछ ऐसे सदस्य को नियुक्त कर सकते हैं जिन्हें कुछ विशेष क्षेत्रों में विशेष ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव प्राप्त है, जैसे विज्ञान, साहित्य, कला, सहकारी आंदोलन। राज्य के राज्यपाल विधान परिषद में कुछ ऐसे सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं जिन्हें कुछ विशेष क्षेत्रों में ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव प्राप्त है, जैसे विज्ञान, साहित्य, कला, सहकारी आंदोलन और सामाजिक सेवा। यह सदस्य संख्या विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग होता है। अगला क्वेश्चन है, किसके तत्वाधान में दिल्ली के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करते हैं? तो इसका सही जवाब है दिल्ली के उपराज्यपाल। दिल्ली के उपराज्यपाल के तत्वावधान में दिल्ली के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल के तत्वावधान में दिल्ली के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाया जाता है और बाकी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री पद की शपथ राज्यपाल दिलवाता है। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र कितने साल है? तो इसका सही जवाब है 25। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र 25 साल है। विधानसभा का गठन अनुच्छेद 170 में दिया गया है और भारत के द्विसदनीय राज्यों में निचले सदन की विधानसभा एवं ऊपरी सदन को विधान परिषद कहा जाता है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 173 के अनुसार विधानसभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। पहला है वह भारत का नागरिक हो, दूसरा है वह कम से कम 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, तीसरा है ऐसी अन्य योग्यताएं रखता हो जो संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा विहित की गई हो। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा किसी राज्य के राज्यपाल के अधिकारों के बारे में सही है? तो इसका सही जवाब है पी और क्यू दोनों। किसी राज्य के राज्यपाल के अधिकार के बारे में सही है कि वह किसी बिल पर अपनी सहमति रोक सकता है और वह किसी भी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए राज्य की आकस्मिकता निधि में से अग्रिम दे सकता है। राज्यपाल को राष्ट्रपति के अनुरूप कार्यकारी, विधायी, वित्तीय और न्यायिक शक्ति प्राप्त होती है। वह किसी बिल पर अपनी सहमति रोक सकता है और वह किसी भी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए राज्य की आकस्मिकता निधि में से अग्रिम दे सकता है और यह राज्यपाल वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत शामिल होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्य विधान परिषद का गठन का अधिकार किसे होता है? तो इसका सही जवाब है संसद। भारत के संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्य विधान परिषद के गठन का अधिकार संसद को होता है।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्य विधान परिषद के गठन का अधिकार संसद के पास होता है और राज्य की विधान परिषद की स्थापना या विघटन संसद तब तक कर सकती है जब संबंधित राज्य की विधानसभा इस आशय का संकल्प सदन की कुल संख्या के बहुमत एवं उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों की 2/3 संख्या से पारित कर दे और राज्य विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव को संसद साधारण विधेयक की भांति सामान्य बहुमत से पारित कर सकती है और वर्तमान में कुल 6 राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा तेलंगाना में विधान परिषद कार्यरत है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसी भी राज्य का गवर्नर बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योग्यताएं होनी जरूरी है? तो इसका सही जवाब है ए, बी और सी। भारत में किसी भी राज्य का गवर्नर बनने के लिए योग्यताएं जरूरी होनी चाहिए। वो है उसकी उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए और उसे संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए और वह भारत का नागरिक होना चाहिए। अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए 2 अर्हताएं हैं। पहला है वह भारत का नागरिक हो और दूसरा है वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो तथा उसे संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए और राज्यपाल को जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। और 7वां संविधान संशोधन विधेयक 1956 के माध्यम से यह प्रावधान किया गया कि एक राज्यपाल को एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लिखित विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितने से अधिक सदस्य और कितने से कम सदस्य नहीं होते हैं? तो इसका सही जवाब है 500 और 60। भारतीय संविधान में उल्लिखित विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 से अधिक सदस्य और 60 से कम सदस्य नहीं होते हैं। विधानसभा जनता के प्रतिनिधियों का सदन है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 व न्यूनतम 60 से कम नहीं होगी और 31वें संविधान संशोधन 1973 के तहत अनुच्छेद 81 में संशोधन किया गया और लोकसभा के सदस्यों की संख्या को 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य विधान परिषद को बनाने या समाप्त करने के लिए राज्य विधानसभा को एक प्रस्ताव पारित करना होगा जिसे निम्न द्वारा समर्थित होना चाहिए। तो इसका सही जवाब है ए और बी दोनों। किसी राज्य विधान परिषद को बनाने या समाप्त करने के लिए राज्य विधानसभा को एक प्रस्ताव पारित करना होगा और उसके लिए क्या क्या समर्थित होना चाहिए? वो है सदन की बहुमत संख्या और सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में राज्यों में विधान परिषदों के सृजन की विधि का वर्णन है। यदि किसी राज्य में विधान परिषद नहीं है तो उस राज्य की विधानसभा द्वारा इस आशय का संकल्प विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद की सदस्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका सही जवाब है ए और बी दोनों। विधान परिषद की सदस्यता के संदर्भ में 1/12 सदस्यों का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक मंडल से होता है जो उस राज्य में निवासरत किसी भी विश्वविद्यालय के स्नातकों से गठित है और दूसरा है 1/12 सदस्यों का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक मंडल से होता है जिसमें उस राज्य में निवासरत न्यूनतम 3 वर्ष अनुभव सहित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक होते हैं। विधान परिषदों की सदस्यता के संदर्भ में जो सही है वह है
1/12 सदस्यों का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक मंडल से होता है जो उस राज्य में निवासरत किसी भी विश्वविद्यालय के स्नातकों से गठित हो। और 1/12 सदस्यों का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक मंडल से होता है जो उस राज्य में निवासरत न्यूनतम 3 वर्ष अनुभव सहित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक होते हैं। और 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं और 1/3 सदस्य नगर पालिकाओं व जिला बोर्ड के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। और 1/6 सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल करता है। इस समय भारत के 6 राज्यों बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में विधान परिषद है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपाल के अधिकारों के संदर्भ में इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है? तो इसका सही जवाब है दोनों सही नहीं है। राज्यपाल द्वारा राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है और राज्यपाल धन विधेयक के अतिरिक्त किसी विधेयक को पुनः विचार के लिए राज्य विधानमंडल के पास वापस भेज सकता है। और राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए उन्हीं विधेयकों को आरक्षित करता है जो उच्च न्यायालय की शक्तियों का अल्पीकरण करता है, जबकि राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल केंद्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है। अतः स्पष्ट दिए गए विकल्पों में से कोई भी सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में द्विसदनी विधायिका है? तो इसका सही जवाब है बिहार। बिहार राज्य में द्विसदनी विधायिका है। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश 6 राज्यों में विधान परिषद है और संविधान के अनुच्छेद 169, 171(1) और 172(2) में विधान परिषद के गठन का प्रावधान है और इसकी प्रक्रिया निम्न है। पहला है, विधानसभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव को संघीय संसद के पास भेजा जाता है। और दूसरा है, तत्पश्चात अनुच्छेद 171(2) के अनुसार लोकसभा एवं राज्यसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है। और तीसरा है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हेतु इस प्रस्ताव को उनके पास प्रेषित कर दिया जाता है। और चौथा है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही विधान परिषद के गठन की मंजूरी मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो इसका आंसर तो वैसे 6 राज्य होगा, लेकिन ऑप्शन में 6 नहीं दिया गया है, तो आप लोग याद करिएगा भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद होती है। वर्तमान में 6 राज्यों उत्तर प्रदेश में 100, कर्नाटक में 75, महाराष्ट्र में 78, बिहार में 75, आंध्र प्रदेश में 50 और तेलंगाना में 40 विधान परिषद विद्यमान है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की लोकसभा में केवल 1 सीट है? तो इसका सही जवाब है मिजोरम। मिजोरम भारतीय राज्य में लोकसभा में केवल 1 सीट है। मिजोरम राज्य में लोकसभा के लिए केवल 1 सीट है और मिजोरम राज्य में विधानसभा की सीट 40 निर्धारित की गई है। अगला क्वेश्चन है, राज्य की विधि निर्माण शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका सही जवाब है केवल ए। राज्य की विधि निर्माण शक्तियों के संदर्भ में जिन राज्यों में द्विसदनीय विधायिका की व्याख्या है, वहां प्रस्तावित विधेयक राज्य के ऊपरी और निचले दोनों सदनों के द्वारा पारित होना चाहिए। राज्यों की विधि निर्माण की प्रक्रिया में एक साधारण विधेयक विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रारंभ हो सकता है। बहुसदनीय विधानमंडल व्यवस्था के अंतर्गत प्रारंभिक सदन से विधेयक के पारित होने के बाद इसे दूसरे सदन में विचारार्थ और पारित करने हेतु भेजा जाता है। जब विधानमंडल के दोनों सदन मिलकर संशोधित कर पारित करते हैं तो इसे पारित माना जाता है। और विधानसभा या द्विसदनीय व्यवस्था में दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद प्रत्येक विधेयक राज्यपाल के समक्ष स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। और जिन राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था है, वहां प्रस्तावित विधेयक को विधानसभा में पारित होने के बाद राज्यपाल के पास भेज दिया जाता है
और राज्यसभा में भेजने का कोई नियम नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पहले यह कहा गया कि केंद्र के द्वारा राज्य सरकारों को राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के द्वारा खारिज किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में पहले यह कहा गया कि केंद्र के द्वारा राज्य सरकारों को राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के द्वारा खारिज किया जा सकता है। नवाब रेबिया और अन्य बनाम उप स्पीकर और अन्य 2016 एससी के बाद में उच्चतम न्यायालय ने धारित किया कि राज्यपाल की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति शासन लागू कर राज्य की अरुणाचल प्रदेश की सरकार को बर्खास्त करना वैध है। अगला क्वेश्चन है, चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में किसकी नियुक्ति की जाती है? तो इसका सही जवाब है पंजाब के राज्यपाल की। चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में पंजाब के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है और यह पंजाब एवं हरियाणा राज्य की राजधानी है और चंडीगढ़ शहर का प्रशासनिक नियंत्रण भारत सरकार के गृह मंत्रालय के पास है और वर्तमान में पंजाब का राज्यपाल ही चंडीगढ़ का प्रशासक होता है और चंडीगढ़ राज्य का प्रशासन संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत नियुक्त किए गए प्रशासक के अधीन कार्यरत है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1956 में मुख्यतः किन मानदंडों के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? तो इसका सही जवाब है भाषागत और सांस्कृतिक एकरूपता। वर्ष 1956 में मुख्यतः भाषागत और सांस्कृतिक एकरूपता के मानदंडों के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। भाषागत एवं सांस्कृतिक एकरूपता के आधार पर सन 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया था और इसके तहत 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश लोकसभा में कितनी सीटों का योगदान करता है? तो इसका सही जवाब है 80। उत्तर प्रदेश लोकसभा में 80 सीटों का योगदान करता है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें और राज्यसभा की 31 सीटें आवंटित हैं, जबकि उत्तर प्रदेश विधानसभा एवं विधान परिषद में सीटें क्रमशः 403 तथा 100 हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो वो गलत कथन है, राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है। अनुच्छेद 171 के अनुसार राज्य विधान परिषद राज्य का उच्च एवं स्थायी सदन है और इसकी सदस्य संख्या कम से कम 40 और अधिक से अधिक विधानसभा के कुल सदस्यों की 1/3 होती है और राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग नहीं कर सकता है, किंतु राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो इसका सही जवाब है महाधिवक्ता। महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। राज्य में 2 स्थिति महाधिवक्ता की होती है। वही स्थिति केंद्र में महान्यायवादी और अटॉर्नी जनरल की होती है। संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत राज्य सरकार के विधिक सलाहकार महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और अन्य सभी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु का मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका सही जवाब है ओ पन्नीरसेल्वम। जब यह प्रश्न पूछा गया था उस समय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम थे, परंतु वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका सही जवाब है 25 वर्ष। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। भारत का प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता तथा मंत्रिपरिषद का सदस्य होता है, अर्थात वह राज्यसभा का या लोकसभा का सदस्य होता है और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष तथा लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष निर्धारित है। अतः स्पष्ट है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है,
राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। संविधान के अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा और एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। और अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। और अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और कोई व्यक्ति राज्यपाल बनने के लिए तभी योग्य होगा जब वह भारत का नागरिक हो तथा 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। और अनुच्छेद 156 में कहा गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और इस शर्त के अधीन उसका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 213 में। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 में प्राप्त है। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 में वर्णित है और राज्यपाल किसी भी अध्यादेश को तभी जारी कर सकता है जब विधानसभा सत्र में न हो या केवल एक सदन जहां 2 सदन हो सत्र में न हो, क्योंकि विधेयक का दोनों सदनों द्वारा पारित होना जरूरी है और इनके द्वारा जारी अध्यादेश की शक्ति राज्य विधानमंडल के द्वारा जारी अधिनियम के समान होती है और यह अध्यादेश राज्य विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के बाद समाप्त हो जाएगा। और यदि राज्य विधानसभा इस अध्यादेश को अस्वीकृत कर दे तो समय से पहले भी अध्यादेश समाप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब है 500। राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए 500 से अनधिक तथा 60 से अन्यून सदस्यों से मिलकर बनेगी। और अब आगे जो न्यायपालिका के क्वेश्चन है उसको हम लोग करेंगे। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आमतौर पर किसी व्यक्ति के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए अयोग्य बनाता है? तो इसका सही जवाब है एक गैर कानूनी पेशेवर। आमतौर पर किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य कौन बनाता है? एक गैर कानूनी पेशेवर। किसी प्रकार के गैर कानूनी पेशेवर होना अथवा ऐसे पेशे में सम्मिलित होना किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के अयोग्य बनाता है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। पहला है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो। दूसरा है, 5 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो। और तीसरा है, उच्च न्यायालय के वकील के रूप में 10 वर्ष का अनुभव हो। और चौथा है, राष्ट्रपति द्वारा उन्हें एक प्रतिष्ठित न्यायविद माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी न्यायालय के किसी निर्णय की जानबूझकर अवज्ञा करने या किसी न्यायालय को दिए गए अंडरटेकिंग का जानबूझकर उल्लंघन करने को माना जाता है। तो इसका सही जवाब है न्यायालय की सिविल अवमानना। किसी न्यायालय के किसी निर्णय को जानबूझकर अवज्ञा करने या किसी न्यायालय को दिए गए अंडरटेकिंग का जानबूझकर उल्लंघन करने को न्यायालय की सिविल अवमानना माना जाता है। न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 2(a) के अंतर्गत अवमानना को आपराधिक तथा सिविल अवमानना में विभाजित किया गया है। न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 2(b) के अंतर्गत न्यायालय के किसी निर्णय, आदेश, रिट
अथवा अन्य किसी प्रक्रिया की जानबूझकर की गई अवज्ञा या उल्लंघन न्यायालय की सिविल अवमानना कहलाता है। और न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 2C के अंतर्गत न्यायालय की आपराधिक अवमानना का तात्पर्य न्यायालय से जुड़ी ऐसी बातों के प्रकाशन से है जो लिखित, मौखिक, चित्रित और चिह्नित या किसी अन्य तरीके से न्यायालय की अवमानना करती है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी मामले का प्रकाशन जो किसी भी न्यायिक कार्यवाही के दौरान पूर्वाग्रह होता है या हस्तक्षेप करता है या हस्तक्षेप की प्रवृत्ति रखता है उसे माना जाता है। तो इसका सही जवाब है न्यायालय की आपराधिक अवमानना। किसी भी मामले का प्रकाशन जो किसी भी न्यायिक कार्यवाही के दौरान पूर्वाग्रह पैदा करता है या हस्तक्षेप करता है या हस्तक्षेप की प्रवृत्ति रखता है उसे न्यायालय की आपराधिक अवमानना माना जाता है। न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 के अनुसार न्यायालय की अवमानना का अर्थ है किसी न्यायालय की गरिमा तथा उसके अधिकार के प्रति अनादर प्रदर्शित करना। और अवमानना दो प्रकार की होती है, सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना। और किसी भी मामले का प्रकाशन जो किसी भी न्यायिक कार्यवाही के दौरान पूर्वाग्रह पैदा करता है या हस्तक्षेप करता है या हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति रखता है उसे न्यायालय की आपराधिक अवमानना माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही जवाब है महासचिव। सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री की अध्यक्षता महासचिव करता है। सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री महासचिव सेक्रेटरी जनरल की अध्यक्षता में होती है तथा न्यायालय और रजिस्ट्री के कार्य संरचना के निर्धारण की प्रशासनिक शक्ति विशेष तौर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश में निहित होती है। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और वह 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। और वर्तमान में देश के मुख्य न्यायाधीश BR गवई जी हैं जो 52 नंबर के हैं। अगला क्वेश्चन है, लोक अदालतों को किसके तहत वैधानिक दर्जा दिया गया है? तो इसका सही जवाब है कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। लोक अदालतों को कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत वैधानिक दर्जा दिया गया है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत लोक अदालतों को वैधानिक दर्जा दिया गया है। लोक अदालत वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्रों में से एक है और यह एक ऐसा मंच है जहां न्यायालय में या मुकदमे पूर्व चरण में लंबित विवादों या मामले का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा या समझौता किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्थायी लोक अदालतों का क्षेत्राधिकार वर्तमान में कितने रुपए तक है? तो इसका सही जवाब है 1 करोड़। स्थायी लोक अदालतों का क्षेत्राधिकार वर्तमान में 1 करोड़ रुपए तक है। स्थायी लोक अदालतों का आर्थिक क्षेत्राधिकार केंद्र सरकार द्वारा 20 लाख से 1 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है। और स्थायी लोक अदालतें विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 22B के अंतर्गत आयोजित की जाती हैं और इसकी स्थापना एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों के साथ स्थायी निकायों के रूप में की गई है जो परिवहन, डाक, टेलीग्राफ आदि सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित मामलों के सुलह और निपटारे के लिए अनिवार्य पूर्व मुकदमेबाजी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन की चर्चा की गई है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 124। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 124(1) के तहत भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें मुख्य न्यायाधीश CJI होगा तथा 7 से अधिक अन्य न्यायाधीश नहीं हो सकते हैं।
जब तक कि कानून द्वारा संसद अन्य न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित नहीं करती है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित 34 न्यायाधीश हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकस स्टैंडी का सिद्धांत क्या है? तो इसका सही जवाब है रिट याचिका दाखिल करने का याचिकाकर्ता का अधिकार। लोकस स्टैंडी का सिद्धांत रिट याचिका दाखिल करने का याचिकाकर्ता का अधिकार है। लोकस स्टैंडी का सिद्धांत रिट याचिका दाखिल करने का याचिकाकर्ता का अधिकार है और लोकस स्टैंडी सिद्धांत के अनुसार केवल वह व्यक्ति जिसके कानून अधिकार का उल्लंघन किया है, यानी वह पीड़ित व्यक्ति जिसके खिलाफ निर्णय सुनाया गया है, उसे न्यायालय में मुकदमा करने की अनुमति है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? इसका सही जवाब है 160। वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 160 है। वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 160 है और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 17 मार्च 1866 को हुई थी और भारत में स्थापित यह चौथा उच्च न्यायालय था। इसकी खंडपीठ लखनऊ में है और वर्तमान में फरवरी 2024 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय की पीठिका को 1869 में आगरा से किस शहर में स्थानांतरित कर दिया गया था? तो इसका सही जवाब है इलाहाबाद। उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय की पीठिका को 1869 में आगरा से इलाहाबाद में स्थानांतरित कर दिया गया था। उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय की पीठिका को 1869 में आगरा से इलाहाबाद में स्थानांतरित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका सही जवाब है भारत के राष्ट्रपति। राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इनकी नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल तथा संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद धारण करते हैं और किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी प्रकार और उसी आधार पर हटाया जा सकता है जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान और किसके तहत अधिनियमित कानून के अंतिम व्याख्याकार कौन होते हैं? इसका सही जवाब है सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान और इसके तहत अधिनियमित कानून के अंतिम व्याख्याकार सर्वोच्च न्यायालय होते हैं। भारतीय संविधान और इसके तहत अधिनियमित कानून का अंतिम व्याख्याकार सर्वोच्च न्यायालय होता है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय का गठन और स्थापना की गई है और भारत में सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं और संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है और वह न्यायाधीश तब तक पद धारण करेगा जब तक 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है अथवा राष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र द्वारा अथवा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकेगा और भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश H.J. कानिया थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत के उच्चतम न्यायालय के संगठन, अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और प्रक्रियाओं से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है भाग 5। भारतीय संविधान का भाग 5 भारत के उच्चतम न्यायालय के संगठन, अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और प्रक्रियाओं से संबंधित है। भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 में भारत के उच्चतम न्यायालय के संगठन, अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है और संविधान के भाग 5 में संघ की संरचना निहित है जिसमें अध्याय 1 अनुच्छेद 52 से 78 में कार्यपालिका और राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति
के बारे में दिया गया है। और अध्याय 2 में संसद अनुच्छेद 79 से 122 तक है। और अध्याय 3 राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां अनुच्छेद 123 में दिया गया है। और अध्याय 4 में संघ की न्यायपालिका अनुच्छेद 124 से 147 में दिया गया है। और अध्याय 5 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक अनुच्छेद 148 से 151 का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, लैटिन शब्द हैबियस कॉर्पस का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है व्यक्ति को पेश किया जाना। लैटिन शब्द हैबियस कॉर्पस का अर्थ व्यक्ति को पेश किया जाना है। लैटिन शब्द हैबियस कॉर्पस का अर्थ बंदी प्रत्यक्षीकरण अर्थात व्यक्ति को पेश किया जाना है और इसके द्वारा न्यायालय बंदी बनाए गए हैं और किसी व्यक्ति को अपने समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है ताकि बंदी बनाए जाने के कारणों का परीक्षण किया जा सके। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है और इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किए जाने वाले 5 विशेषाधिकार रिटों जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी याचिका सरकारी पद के अधिकार ग्रहण को रोकती है? इसका सही जवाब है अधिकार परीक्षा को वारंटो। सरकारी पद के अनधिकार ग्रहण को कौन रोकती है? अधिकार परीक्षा को वारंटो। न्यायिक याचिका अधिकार परीक्षा को वारंटो सरकारी पद के अनधिकार ग्रहण को रोकती है और अधिकार परीक्षा के माध्यम से लोक पद अथवा उससे जुड़े हुए व्यक्तियों के अधिकारों व शक्तियों का परीक्षण होता है और इस याचिका के द्वारा न्यायालय सार्वजनिक पद पर कार्य कर रहे किसी लोक प्राधिकारी से यह प्रश्न पूछ सकता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है एवं उसके दावे का औचित्य सिद्ध न होने पर उसे उक्त पद पर कार्य करने से रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्त की आयु क्या है? तो इसका सही जवाब है 62 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्त की आयु 62 वर्ष होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217(1) के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्त की आयु 62 वर्ष निर्धारित की गई है। वही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को 62 वर्ष से पूर्व साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, मौत की सजा सुनाने के बाद सत्र न्यायालय उक्त मामलों को पुष्टि और कार्यान्वयन के लिए किसके समक्ष प्रस्तुत करेगा? तो इसका सही जवाब है उच्च न्यायालय। मौत की सजा सुनाने के बाद सत्र न्यायालय उक्त मामलों की पुष्टि और कार्यान्वयन के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा। मौत की सजा सुनाने के बाद सत्र न्यायालय उक्त मामलों की पुष्टि और कार्यान्वयन के लिए तत्संबंधी उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालय की संस्था पहली बार किस वर्ष में स्थापित की गई थी? तो इसका सही जवाब है 1862। भारत में उच्च न्यायालय की संस्था पहली बार 1862 में स्थापित की गई थी। भारत में उच्च न्यायालय पहली बार 1862 में स्थापित किया गया था और कलकत्ता में उच्च न्यायालय, जिसे पहले फोर्ट विलियम में उच्च न्यायालय के रूप में जाना जाता था और इसको 14 मई 1862 के पत्र पेटेंट द्वारा अस्तित्व में लाया गया था, जो उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत जारी किया गया था, जिसमें यह प्रदान किया गया था कि अधिकार क्षेत्र और शक्तियां उच्च न्यायालय को पत्र पेटेंट द्वारा परिभाषित किया जाना था और फोर्ट विलियम में न्यायिक उच्च न्यायालय का औपचारिक रूप स्थापना 1 जुलाई 1862 के तहत जारी किया गया था,
जिसके प्रथम न्यायाधीश सर बार्नस पीकॉक थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय कौन सा है? तो इसका सही जवाब है उच्चतम न्यायालय। भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय उच्चतम न्यायालय है। भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय उच्चतम न्यायालय है। सबसे पहले उच्चतम न्यायालय, उसके नीचे उच्च न्यायालय, उसके नीचे जिला न्यायालय। भारत के राष्ट्रपति सजा को कम करने या माफ करने का अधिकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 129। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में उल्लिखित है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में उल्लिखित है कि उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी। और अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध कराता है। और अनुच्छेद 121 में संसद में चर्चा पर निर्बंधन से संबंधित है तथा अनुच्छेद 125 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन आदि को बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, न्यायिक सक्रियतावाद के संदर्भ में PIAL का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही जवाब है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। न्यायिक सक्रियतावाद के संदर्भ में PIL का पूर्ण रूप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। भारतीय न्याय व्यवस्था में जनहित याचिका का लोकहितवाद PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और न्यायिक सक्रियता ने मिलकर न्यायपालिका के कार्यों में आमूलचूल परिवर्तन किया है और उसे पहले से अधिक जनहितकारी बना दिया है। PIL के विकास में न्यायाधीश कृष्णा अय्यर व न्यायाधीश PN भगवती ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है और इसका विकास 1979 में हुआ और जनहित याचिका ने पिछले कुछ दशकों में हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों को सबल बनाने व कार्यपालिका को अधिक उत्तरदायी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला क्वेश्चन है, परम दायित्व की अवधारणा को किसके मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समझा गया है? तो इसका सही जवाब है MC मेहता बनाम भारत संघ। परम दायित्व की अवधारणा को MC मेहता बनाम भारत संघ के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समझा गया है। MC मेहता बनाम भारत संघ मामले के बाद में भारत में परम दायित्व की अवधारणा विकसित हुई। इसे ओलियम गैस रिसाव मामले के रूप में जाना जाता है। यह भारतीय न्यायपालिका में ऐतिहासिक मामलों में से एक है। MC मेहता का मामला सख्त दायित्व के सिद्धांत पर आधारित है, लेकिन इसमें कोई अपवाद नहीं दिया गया है और व्यक्ति को उसके कृत्यों के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी बनाया जाता है। भोपाल गैस त्रासदी के बाद कई लोगों ने अपनी जान गंवाई और उनकी पीढ़ियां घातक बीमारियों से ग्रसित हैं। इस वजह से सख्त दायित्व के तहत एक नियम विकसित करने की तत्काल आवश्यकता थी, जिसमें प्रतिवादी को बचाने के लिए कोई अपवाद उपलब्ध नहीं था। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनहित याचिका के लिए निम्नलिखित में से किसने नींव रखी? तो इसका सही जवाब है न्यायिक सक्रियता। भारत में जनहित याचिका के लिए न्यायिक सक्रियता ने इसकी नींव रखी है। भारत में जनहित याचिका के लिए इसकी नींव न्यायिक सक्रियता ने रखी। न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका ने न्यायपालिका के कार्यों में आमूलचूल परिवर्तन किया तथा उसे पहले से अधिक सक्रिय व जनमोन्मुखी बना दिया और जनहित याचिका का विकास 1979 में न्यायाधीश PN भगवती और कृष्णा अय्यर के प्रयासों से हुआ और जनहित याचिका ने पिछले दशकों में हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों को सबल बनाने और कार्यपालिका को अधिक उत्तरदायी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और जनहित याचिका
PIL का उद्भव अमेरिका में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय से पुष्टि प्राप्त होने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मृत्युदंड दिया जा सकता है। तो इसका सही जवाब है केवल सी। उच्च न्यायालय से पुष्टि प्राप्त होने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मृत्युदंड दिया जा सकता है जब उच्च न्यायालय से पुष्टि प्राप्त होने के बाद सत्र न्यायालय द्वारा मृत्युदंड दिया जा सकता है। दिए गए कथन में उच्च न्यायालय से पुष्टि प्राप्त करने के बाद सत्र न्यायालय द्वारा मृत्युदंड दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो इसका सही जवाब है 65 वर्ष। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष है। और वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं और भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है, 1866 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के बाद भारत में चौथा उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका सही जवाब है इलाहाबाद। 1866 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के बाद भारत में चौथा उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थापित किया गया था। भारत में अंग्रेजों द्वारा 1862 में 3 उच्च न्यायालयों कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास की स्थापना की गई और 1866 में भारत के चौथे उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। और आगे कुछ उच्च न्यायालय दिया गया है और उसका स्थापना वर्ष। चंडीगढ़ उच्च न्यायालय 1966 में स्थापना हुआ। गुवाहाटी उच्च न्यायालय 1948 में स्थापना हुआ। पटना उच्च न्यायालय 1916 में स्थापित हुआ। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या न्यायाधिकरण को किस प्रकार की याचिका रिट जारी की जाती है जिससे उसे अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाने या किसी ऐसे क्षेत्राधिकार के बलात् ग्रहण से रोका जा सके जो उसके पास नहीं है? तो इसका सही जवाब है निषेध। उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या न्यायाधिकरण को निषेध की याचिका जारी की जाती है जिससे उसे अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाने या किसी ऐसे क्षेत्राधिकार के बलात् ग्रहण से रोका जा सके जो उसके पास नहीं है। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसा करने से रोकने के लिए निषेध आदेश जारी करती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का अधिकार किसके पास है? तो इसका सही जवाब है भारत के राष्ट्रपति। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति अनुच्छेद 126 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और वर्तमान समय में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश BR गवई हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और पेंशन को निर्धारित करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? तो इसका सही जवाब है भारतीय संसद। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और पेंशन को निर्धारित करने की शक्ति भारतीय संसद के पास होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 125 के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन संसद विधि द्वारा निर्धारित करती है और किसी भी न्यायाधीश के वेतन, भत्ते व पेंशन में उसकी नियुक्ति के पश्चात अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता और न्यायालय के प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं तथा इसके लिए विधायिका की स्वीकृति आवश्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन है,
न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत किस देश में उत्पन्न हुआ फिर विकसित हुआ? तो इसका सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका। न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका से उत्पन्न हुआ और फिर विकसित हुआ। न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत की उत्पत्ति संयुक्त राज्य अमेरिका से हुई, जो 1803 ईस्वी में अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने मार्बरी बनाम मेडिसन नामक विख्यात वाद में प्रथम बार न्यायिक समीक्षा की शक्ति की स्थापना की थी। हालांकि भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा सिद्धांत का स्पष्ट उल्लेख नहीं हुआ, लेकिन अनुच्छेद 13(2), अनुच्छेद 32 और 226, 131, 243 से अप्रत्यक्ष रूप से न्यायालय न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत की शक्ति ग्रहण करता है। अगला क्वेश्चन है 1947 में न्यायिक सक्रियतावाद शब्द पद किसने गढ़ा है? तो इसका सही जवाब है आर्थर श्लेसिंगर जूनियर। 1947 में न्यायिक सक्रियतावाद शब्द पद आर्थर श्लेसिंगर जूनियर ने गढ़ा था। न्यायिक सक्रियता एक बदलते समाज में न्यायिक दृष्टिकोण की एक गतिशील प्रक्रिया है। आर्थर श्लेसिंगर जूनियर ने जनवरी 1947 में फॉर्च्यून पत्रिका में प्रकाशित द सुप्रीम कोर्ट 1947 शीर्षक लेख में न्यायिक सक्रियतावाद शब्द का प्रयोग किया था और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों न्यायमूर्ति गजेंद्र गटकर, कृष्णा अय्यर, P.N. भगवती ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 की व्याख्या के बहाने न्यायिक निर्णयों द्वारा कई विधिक मानदंडों का सृजन किया, जिसमें सामाजिक दर्शन के माध्यम से न्यायिक सक्रियता का उभार हुआ। अगला क्वेश्चन है अपील की उच्चतम न्यायालय के रूप में किस संगठन को भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो इसका सही जवाब है ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल। अपील के उच्चतम न्यायालय के रूप में ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल संगठन को भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। अपील के उच्चतम न्यायालय के रूप में ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल को भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और भारत का उच्चतम न्यायालय भारत का शीर्ष न्यायिक प्राधिकरण है, जिसे भारतीय संविधान के भाग 5 अध्याय 4 के तहत 28 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया और संविधान के अनुच्छेद 132 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी उच्च न्यायालय की सिविल, डांडिक या अन्य कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब है 25। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या 25 है। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है और संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा अनुच्छेद 214 के अनुसार, और प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों से मिलकर किया जाता है और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। केंद्र शासित प्रदेशों में से केवल दिल्ली में उच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके पास 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए सर्वमान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो इसका सही जवाब है भारत की संसद। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए सर्वमान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार भारत की संसद के पास होता है। भारत की संसद के पास 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए सर्वमान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है और संविधान के अनुच्छेद 231 के तहत संसद द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय की पीठिका को कब आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया था? तो इसका सही जवाब है 1869।
उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय की पीठिका को 1869 में आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया था। उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय की पीठिका को 1869 में आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया और 11 मार्च 1919 को जारी पूरक लेटर्स पेटेंट के द्वारा इसका नाम बदलकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद कर दिया गया था। और संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, जो अनुच्छेद 214 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 35 के अनुसार इलाहाबाद में उच्च न्यायालय उत्तरांचल राज्य के क्षेत्र में आने वाले कितने जिलों पर क्षेत्राधिकार समाप्त हो गया है? तो इसका सही जवाब है 13। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 35 के अनुसार इलाहाबाद में उच्च न्यायालय उत्तरांचल राज्य के क्षेत्र में आने वाले 13 जिलों का क्षेत्राधिकार समाप्त हो गया है। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 35 के अनुसार इलाहाबाद में उच्च न्यायालय का उत्तरांचल राज्य के क्षेत्र में आने वाले 13 जिलों पर क्षेत्राधिकार समाप्त हो गया है और उत्तरांचल का नाम वर्ष 2006 में बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया और इसकी राजधानी देहरादून है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो इसका सही जवाब है 1985। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना 1985 में की गई थी। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण और राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना भारतीय संसद द्वारा प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम 1985 के द्वारा की गई और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की मुख्य पीठ नई दिल्ली में है और इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्यों में 17 नियमित पीठ और 30 डिवीजन पीठ हैं। इसमें एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और एक अधिकरण के पास उसी प्रकार की शक्तियां होती हैं जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की संहिता के तहत एक सिविल कोर्ट के पास होती है और कोई भी व्यक्ति अधिकरण में आवेदन कानूनी सहायता के माध्यम से या फिर स्वयं हाजिर होकर कर सकता है और किसी न्यायाधिकरण के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, किंतु अंतिम क्षेत्राधिकार वाले किसी न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से सर्वोच्च है? तो इसका सही जवाब है संविधान। भारत में संविधान सबसे सर्वोच्च है। भारत में संविधान सर्वोच्च है। संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो किसी देश की शासन और प्रशासन चलाने का आधार है और यह एक नियमों व कानूनों का संग्रह होता है और इसी में संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका समाहित है और भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ और भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का प्रधान वस्तुकार या निर्माता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित की अधिकतम संभावित संख्या कितनी होती है? तो इसका सही जवाब है 34। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी अधिकतम संभावित संख्या 34 होती है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों भारत के मुख्य न्यायाधीश की अधिकतम संभावित संख्या 34 होती है और न्यायमूर्ति श्री H.J. कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे तथा वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति B.R. गवई हैं और वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 न्यायाधीश होते हैं।
अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के कौन से घटक मानव अधिकारों के सिद्धांतों को शामिल करते हैं, जैसा मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में परिकल्पित है? तो इसका सही जवाब है बी और सी, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य। भारत के संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य ऐसे घटक हैं जो मानव अधिकारों के सिद्धांतों को शामिल करते हैं, जैसे मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में परिकल्पित है। भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मानव अधिकारों के सिद्धांतों को शामिल करते हैं, जैसे मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में परिकल्पित है। मानव अधिकारों से अभिप्राय मौलिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता से है, जिसके सभी प्राणी हकदार हैं, जैसे जीवन जीने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के समझ समानता एवं आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समानता का अधिकार और भोजन और शिक्षा का अधिकार आदि शामिल है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग सभी न्यायिक मामलों में अधिक क्षेत्र वाली एक एकीकृत न्यायपालिका के प्रावधान को प्रतिस्थापित करता है? तो इसका सही जवाब है भाग 5। भारतीय संविधान का भाग 5 सभी न्यायिक मामलों में अधिक क्षेत्र वाली एक एकीकृत न्यायपालिका के प्रावधान को प्रतिस्थापित करता है। भारतीय संविधान का भाग 5 सभी न्यायिक मामलों में अधिक क्षेत्र वाली एक एकीकृत न्यायपालिका के प्रावधान को प्रतिस्थापित करता है। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो इसका सही जवाब है राज्यपाल। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राज्यपाल शपथ दिलाता है। अनुच्छेद 219 के अंतर्गत राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ दिलाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब है राज्यपाल। राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 के अनुसार जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसी राज्य में जिला न्यायाधीश नियुक्त होने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति तथा जिला न्यायाधीश की पद स्थापना और पदोन्नति उस राज्य का राज्यपाल ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श करके करेगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई? तो इसका सही जवाब है 1950। वर्ष 1950 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। भारत का उच्चतम न्यायालय या भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत का शीर्ष न्यायिक प्राधिकरण है, जिसे भारतीय संविधान के भाग 5 में अध्याय 4 के तहत स्थापित किया गया है और भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ और भारतीय संघ की अधिकतम और व्यापक न्यायिक अधिकारिता उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए योग्यता के रूप में सूचीबद्ध है? तो इसका सही जवाब है पी, क्यू, आर और एस सभी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए योग्यता के रूप में वो है भारत का नागरिक हो, कम से कम 5 साल के लिए एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों का न्यायाधीश लगातार रहा हो और किसी उच्च न्यायालय में एक वकील के रूप में कम से कम 10 साल विधिक व्यवसाय किया हो और एक प्रतिष्ठित कानूनविद हो राष्ट्रपति की राय में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए योग्यताओं के रूप में सूचीबद्ध है। पहला है भारत का नागरिक हो, दूसरा हो कम से कम 5 साल के लिए एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश लगातार रहा हो और तीसरा है किसी उच्च न्यायालय में एक वकील के रूप में कम से कम 10 वर्ष तक विधिक व्यवसाय लगातार किया हो और चौथा है एक प्रतिष्ठित कानूनविद राष्ट्रपति की राय में हो
और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं योग्यता वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो ऐसे में राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? तो इसका सही जवाब है भारत के मुख्य न्यायाधीश। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो ऐसे में राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन भारत के मुख्य न्यायाधीश करता है। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तथा उसके कर्तव्यों का निर्वहन करता है और उसे राष्ट्रपति की समझ शक्तियां व उन्मुक्तियां प्राप्त होती हैं तथा वह संसद द्वारा निर्धारित सभी उपलब्धियों, भत्ते व विशेषाधिकार भी प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। तो इसका सही जवाब है 30। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियां, प्रक्रिया आदि का उल्लेख किया गया है और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य न्यायाधीश सहित 34 न्यायाधीश हैं और अन्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 हो गई है। और ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई हो, तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसके आगे के जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। तो सभी को राधे राधे, थैंक यू।